हे गाइस, व्हाट इज अप पीपल, दिस अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स वेदांतु। कैसी चल रही बच्चों जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरो शेरनियों? बस यही एक सेशन बच गया था क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिसिटी हो जाए, लाइट हो जाए, मैग्नेटिक इफेक्ट्स हो जाए, सब 15 से 20 मिनट के अंदर आपको एक वन शॉट तरीके में सारे डेफिनेशन, फॉर्मूलाज और डेरिवेशंस करवाते हुए खत्म किया हुआ है। तो आज का ये सेशन डेडिकेटेड है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, जो आपके सीबीएसई क्लास 10 का बहुत ही प्यारा सा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर है। बहुत मजा आने वाला है। तो आज हम आने वाले 15 मिनट के अंदर इस चैप्टर के सारे डेफिनेशंस को और सारे कॉन्सेप्ट्स को पूरा करेंगे माइंड मैप के साथ साथ। ठीक है, तो आई रियली होप ऑल ऑफ यू गाइस आर रेडी फॉर इट। और बाकी सारे जो वीडियोस हैं वो मैं यहाँ पे कार्ड में डाल दूंगा, ठीक है, और जो इसके प्लेलिस्ट वगैरह हैं वो डिस्क्रिप्शन में होंगे। सो मेक श्योर दैट यू चेकिंग आउट द डिस्क्रिप्शन फॉर श्योर। और जिन बच्चों ने अभी तक ये मौका गवा दिया है हमारे द्रोणा बैच में एनरोल करने का, भाई साहब हमारी रेटिंग 5 आउट ऑफ 5 आ रही है। आप क्या कर रहे हो? आप हमारे साथ नहीं पढ़ना चाहते वेदांतु के प्लेटफॉर्म पे? काहे नहीं? तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है द्रोणा बैच का, बेस्ट रिवीजन बैच एज रेटेड बाय दी स्टूडेंट्स। मेक श्योर दैट यू जॉइनिंग इट टुडे इटसेल्फ। मिलते हैं द्रोणा में, बट आगे बढ़ते हैं हम अभी ह्यूमन आई के लिए। ठीक है, तो भाई साहब सबसे सिंपल बात है, सबसे पहले टॉपिक आता है इस चैप्टर का, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई। समझ लेते हैं जल्दी से। ठीक है, पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट इज द कॉर्निया। कॉर्निया इज द पार्ट ऑफ द आई वेयर 95% ऑफ द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। उसके बाद आपकी आंखों के अंदर आपकी जाती है लाइट। कहां पे बताता हूं मैं, ध्यान से देखो सब लोग यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले लाइट आपकी जाती है आपके आंखों के अंदर, यहाँ पे दिस रीजन, इसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर कोई स्पेशल काम नहीं होता है, इट जस्ट हेल्प्स यू टू अब्सॉर्ब शॉक्स, यानी कि कोई मुक्का मार दे तो शॉक अब्सॉर्ब करने के लिए होता है आपके आंखों को, एंड ऑल्सो कीप्स द लेंस वेरी मच मॉइस्ट। उसके बाद फिर लाइट रे पहुंचती है आइरिस तक। आइरिस इज द कलरफुल पार्ट ऑफ द आई, बट इट ऑल्सो रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू योर आई। कैसे? क्योंकि आइरिस के सेंटर में एक होल होता है। इस होल को आइरिस छोटा बड़ा करते रहता है डिपेंडिंग अपॉन कितनी लाइट आपके आंखों तक जानी चाहिए और आपके आंखों को डैमेज ना करे। उस होल का नाम है प्यूपिल। ठीक है, सो प्यूपिल इज द होल एट द सेंटर ऑफ द आई ऑफ द आइरिस, जो अलाउ करता है लाइट को आपके अंदर जाने के लिए, आपके आंखों के अंदर जाने के लिए। आंखों के अंदर जैसे रोशनी पड़ती है आपके लेंस पे, क्योंकि 95% रिफ्रैक्शन आपके कॉर्निया पे हो चुकी है। लेंस सिर्फ ये क्या करता है, बस आपके लाइट रे को बराबर रेटिना पे फोकस करता है ताकि आपके आंखें बराबर से इमेज बना सके। अब रेटिना इज द स्क्रीन वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड। इट हैज सेंसर्स कॉल्ड एज रॉड्स एंड कोन्स। अब रॉड्स का काम होता है टू गेस की कितना अमाउंट ऑफ लाइट आपके आंखों में आ रहा है, और कॉन्स का काम होता है टू गेस करना कि भाई किस वेवलेंथ का लाइट आपके आंखों में आ रहा है। ये जो सारी इंफॉर्मेशन है फिर वो रेटिना से आपके ऑप्टिकल नर्व में होते हुए दिमाग तक जाती है, और दिमाग जो आपका ब्रेन है वो कैलकुलेट करता है कि भाई ये क्या दिख रहा है ये लड़का। ठीक है, और फिर वो इंफॉर्मेशन आपके आंखों तक आती है और फिर आप चीजों को देख पाते हो। दिस इज द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। बीच में एक और चीज है, इसको हम कहते हैं विट्रेस ह्यूमर। ये जो रीजन इसको कहते हैं विट्रेस ह्यूमर। अब विट्रेस ह्यूमर जो है भाई साहब आपके आंखों को शेप देता है, क्योंकि आपकी आंखें बहुत लचीली है ना, हड्डियां नहीं होंगी तो फिर वो मजा नहीं आएगा। तो विट्रेस ह्यूमर जैसे बलून होता है, बलून की तरह हवा होती है तो शेप रहता है बलून का, हवा पुश हो गई तो फिर बलून का शेप हो जाता है। तो वैसे आपके आंखों के अंदर विट्रेस ह्यूमर होता है जो उसका शेप मेंटेन रखता है। ठीक है, सो दीज आर दी पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई। अब इसके अलावा लेंस भी आपका छोटा बड़ा हो सकता है ना आपके आंखों का, क्योंकि भाई जब आपको दूर देखना होता है तो आपके लेंस बड़े होने चाहिए, क्योंकि फोकल लेंथ फोकस दूर जा रहा है। और जब नजदीक आ रही है आपकी चीजें, जब नजदीकी चीज दिखनी होती है तो आपको आंखों को छोटा होना चाहिए, तब जाके आपको नजदीकी चीजें दिखेंगी। फोकस छोटा होना चाहिए। ये कौन करता है? लेंस को संभाल के रखता है एक मसल जिसका नाम है सिलरी मसल्स। ठीक है, अब सिलरी मसल्स लेंस को खींचती है, छोटी करती है, खींचती है, छोटी करती है। सो बिकॉज ऑफ विच आपकी हमारे आंखों के जो लेंस है उसमें बहुत सारा फोकल लेंथ समाता है। द एबिलिटी ऑफ अवर ह्यूमन आई टू चेंज इट्स फोकल लेंथ एंड दिस एबिलिटी इज कॉल्ड एज पावर ऑफ अकोमोडेशन। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, उसके बाद फिर टॉपिक आती है आपकी डिफेक्ट्स ऑफ विजन की। अब 3 मेजर डिफेक्ट्स है आपके सिलेबस में। सबसे पहला डिफेक्ट आपका है मायोपिया, जहां पे आपको दूर की चीजें नहीं दिखती है, नजदीक की चीजें दिखती हैं। तो दूर की चीजें क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि आपके जो लाइट रेस है जो रेटिना पे बननी चाहिए, इमेज जो रेटिना पे बननी चाहिए, मायोपिया में रेटिना के सामने बनती है, तो चीजें दिखाई नहीं देती है आपको। अब क्योंकि रेटिना के सामने बनती है, आपको कॉनकेव लेंस आपके आंखों के सामने लगाना होता है ताकि भाई साहब थोड़ा सा लाइट रे डाइवर्ज हो रहा है। अब रेटिना के सामने बनती क्यों है? क्योंकि भाई साहब देखो यार, आपकी जो आंखें हैं वो ज्यादा कन्वर्ज कर रही है, लेंस ज्यादा कन्वर्ज कर रही है आपकी लाइट रे को, इसलिए वो रेटिना के सामने बन जा रही है। तो आपको क्या करना है, आपको लाइट रे को थोड़ा डाइवर्ज करके भेजना है। तो मतलब ऐसे आ रही थी, यहां रुक गई,
अगर आप ऐसे भेजोगे तो फिर यहां जाके रुकेगी, लंबा जाके रुकेगी, करेक्ट। इसलिए हम एक डाइवर्जिंग लेंस जो कॉन्केव लेंस को आंखों के सामने रखते हैं, लाइट रेज डाइवर जो कि आपके लेंस तक पहुंचती है और फिर जब कन्वर्ज करती है तो रेटिना पे पड़ जाती है। अब मायोपिया होता क्यों है? मायोपिया दो वजह से होता है। पहला है कि भाई आपके आई बॉल्स लंबे हो सकते हैं या तो आपके लेंस का कर्वेचर ज्यादा हो सकता है, ये दो वजह से होता है। दूसरा आपका डिफेक्ट आता है हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया का एग्जैक्टली ऑपोजिट। यहाँ पे दूर की चीजें दिखती है, नजदीक की चीजें नहीं दिखती है, ऑपोजिट। वहां पे आपका रेटिना के सामने बनता था इमेज, यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया में रेटिना के पीछे बनेगा, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया को आप हाइपरोपिया भी कह सकते हो। वहां पे आप कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल कर सकते थे, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का करोगे। क्यों करोगे कॉन्वेक्स लेंस का? क्योंकि भाई यहाँ पे ज्यादा डाइवर्ज हो रहा है राइट रे, इसलिए तो दूर जाके इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो आपको थोड़ा जल्दी कन्वर्ज करना है, तो कॉन्वेक्स लेंस जो कन्वर्जिंग लेंस है उसका इस्तेमाल करोगे। ये क्यों होता है? इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट, यहाँ पे लॉन्गर आई बॉल्स, वहां पे शॉर्टर आई बॉल्स, यहाँ पे एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ लेंस, वहां पे लेस कर्वेचर ऑफ लेंस, खत्म, ठीक है। अब तीसरा डिफेक्ट होता है जिसको हम कहते हैं ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम प्रेस बायोपिया भी कह सकते हैं। अब प्रेस बायोपिया में यूजुअली दूर का नहीं दिखाई देता है, लेकिन कभी कभी इंसान को प्रेस बायोपिया में हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया दोनों हो सकता है, यानी कि दूर का और नजदीक का दोनों ना दिखाई दे, ठीक है। उस केस में हम बाइफोकल लेंस पहनते हैं, जहां पे ऊपर का जो पार्ट होता है लेंस का वो कॉन्केव होता है और नीचे का पार्ट कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ आपका कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन आई खत्म। आगे बढ़ते हैं टू दी कलरफुल वर्ल्ड। कलरफुल वर्ल्ड में सबसे पहले आप पढ़ते हो रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। क्या होता है रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म? इंसिडेंट रे आती है, पहले सरफेस पे रिफ्रैक्ट करती है और दूसरे पर सरफेस पे रिफ्रैक्ट करती है, इतना ही होता है, ठीक है। सो इंसिडेंट रे, नाउ द लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू अ डेंस मीडियम, लाइट रे शुड बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो आप देख सकते हो कि भाई ये आपका नॉर्मल है, ठीक है। लाइट रे को सीधी जानी चाहिए थी लेकिन वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, ठीक है। अब लाइट रे फिर इस सरफेस से पहुंची, यहाँ पे लाइट रे डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होना चाहिए, ये नॉर्मल है, और लाइट रे ऐसी जानी चाहिए थी लेकिन अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गई वो, करेक्ट। इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। बताइए आपको, अगर आप इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे को जोड़ दो तो यू विल गेट द एंगल ऑफ डिविएशन विच इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे व्हेन द लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म। बोलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब साथ ही साथ इस एंगल को हम एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ प्रिज्म क्यों कहते हैं? बिकॉज दिस इज द एंगल मेड बाय द टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ऑफ द प्रिज्म, इसलिए इसको एंगल ऑफ प्रिज्म का नाम दिया गया है। इसी तरीके से आप डिस्पर्शन समझोगे, विच इज नथिंग एल्स बट यहाँ पे एक सिंगल रे ऑफ लाइट आ रही है, आप पूरी पूरी व्हाइट लाइट डाल दो, so when the white light passes through the prism it splits into its multiple constant colors and we call them as spectrum of light or Vibgyor and we call this process as dispersion, ठीक है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि हर एक कलर लाइट का स्पीड अलग होता है, क्योंकि स्पीड अलग होता है रिफ्रैक्शन सबका अलग होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वायलेट कलर सबसे ज्यादा डिविएट करती है और रेड कलर सबसे कम डिविएट करती है। आगे बढ़ते हैं, भूल गया, हो गया, हाँ ठीक है, नहीं कुछ नहीं भूला ना, ठीक है। अब व्हाट हैपेंस व्हेन यू कंबाइन टू प्रिज्म्स टुगेदर? अगर आप एक सिंगल प्रिज्म को एक इन्वर्टेड प्रिज्म के सामने रख दो तो जो भी लाइट है इस पहले प्रिज्म से डिस्पर्स हो रही है दूसरे प्रिज्म में जाकर वो कंबाइन हो जाएगी। दिस फिनोमिना और दिस प्रोसेस और दिस एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट एक्सपेरिमेंट डन बाय सर आइजैक न्यूटन, भूलना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। याद देखो ये सिलेबस में है नहीं आपके, फिर भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। जब आपकी लाइट रे एक डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, ठीक है, और अगर आपकी लाइट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस उस डेंसर मीडियम के क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा है, तो आपकी लाइट रे के साथ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ये दो कंडीशंस है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, आपको दिमाग में रखना है, ये आता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में होता क्या है? ऑल दी लाइट रेज व्हेन इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एंड इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द light ray is greater than the critical angle of incidence, then the light does not refract, it totally internally reflects. Now what happens when the light ray is equal to, when the angle of incidence of the light ray is equal to the critical angle of incidence, then in that case your angle of refraction is equal to 90 degrees. मतलब आपकी लाइट रे ऐसे पड़ती है सरफेस पे तो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्रीज हो जाता है। कूल है। अब इसी बेसिस में आपको समझना आता है रेनबो फॉर्मेशन। नाउ रेनबो फॉर्मेशन इज अ 3 स्टेप प्रोसेस। रेनबो में जब लाइट रे आपके सरफेस पे पड़ती है, इस सरफेस पे पड़ती है, तो डिस्पर्स करती है आपकी लाइट रे, ठीक है। डिस्पर्शन होने के बाद जब तैर के वो इस पॉइंट पे आती है, तब आपके साथ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। आप इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बदले अगर आप इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलोगे तो बेटर होगा, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि सारी की सारी लाइट रे
वो अंदर रिफ्लेक्ट कर रही है। जरूरी नहीं है कि सारी लाइट रे रिफ्लेक्ट करे, कुछ लाइट रेज बाहर भी आ सकती है। सो इंटरनल रिफ्लेक्शन इज इनफ। इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद आपकी लाइट रे दोबारा पहले सरफेस पे आती है और वहां से फिर रिफ्रैक्ट करके वापस बाहर आ जाती है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ रेनबो फॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देयर इज नथिंग एल्स बट व्हेन द लाइट passes through our atmosphere of which has multiple refractive indices because it is made up of multiple gases of different densities, it refracts multiple times. This is called as atmospheric refraction. इसके आपके एप्लीकेशंस हैं जो आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, फिर मैं करवा लेता हूं, ठीक है। सो द फर्स्ट एप्लीकेशन इसकी, जो भी चीज आप आसमान में देखते हो, चांद तारे सब कुछ, उनका एक्चुअल पोजीशन थोड़ा सा नीचे होता है लेकिन आपको दिखता है थोड़ा ऊपर है, ठीक है। स्टार अपीयर्स रेज्ड, ऑल दी एवरीथिंग व्हिच यू सी इन द स्काई दे अपीयर रेज्ड, ठीक है। इसी बेसिस में क्योंकि सारी चीजें ऊपर नजर आती है तो सनराइज और सनसेट के दौरान भी सूरज आपको थोड़ा ऊपर नजर आता है। हाँ जी, इतना ऊपर नजर आता है कि एक्चुअल में सूरज उगा नहीं होगा, लेकिन क्योंकि आपको ऊपर नजर आ जाए रिफ्रैक्शन की वजह से आपको सन उगा हुआ दिखता है। सो बेसिकली देयर आर 2 minutes ऑफ एडिशनल एडवांस सनराइज व्हिच हैपेंस बिफोर द एक्चुअल सनराइज टेक्स प्लेस, ठीक है। तो जब आपके होराइजन के नीचे सन होता है तो आपकी लाइट रेस पहुंचती है, आपको सूरज नहीं दिखनी चाहिए लेकिन रोशनी तो आपके अर्थ तक पहुंच रही है ना, तो लाइट रे रिफ्रैक्ट करके आपके आंखों तक कैसे भी पहुंच जाती है 2 मिनट पहले, ठीक है। और फिर जब आप उसको रिट्रेस करते हो पाथ को बैकवर्ड, देन यू स्टार्ट सीइंग द सन हियर बट द सन इज एक्चुअली हियर। So you see the advanced sunrise 2 minutes before and in the same basis you see advanced delayed sunset also. सूरज जा चुका होता है होराइजन के नीचे, you know, जा चुका होता है, it has gone down but still the light ray is reaching you, again you see the sun on top. So there is 2 minutes of delayed sunset, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। बिकॉज रिफ्रैक्शन इतनी बार हो रहा है क्योंकि आपका अर्थ घूम रहा है, आपका एटमॉस्फेयर भी घूमते जा रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेयर भी घूम रहा है तो हर बार जो वहां चांद तारों से रोशनी आ रही होगी वो भी तो अलग अलग तरीके से रिफ्रैक्ट कर रही होगी, और क्योंकि अलग अलग तरीके से रिफ्रैक्ट करती है, जितनी रिफ्रैक्ट करके आपके आंखों तक आती है रोशनी वो तो बार बार बदल रही होगी ना, कभी 100% लाइट आ रही होगी, कभी 50% आ रही होगी, कभी 25% आ रही होगी। सो बेसिकली एट एवरी सेकंड द अमाउंट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन योर आईज इज फ्लक्चुएटिंग बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन which is called as twinkling of stars. What is fluctuation of light? Twinkling of stars. ठीक है। आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का है आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। स्कैटरिंग क्या होता है? जब दी 9th ग्रेड में हमने केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है, when white light passes through a colloidal solution, correct, it hits the particles and the light gets redirected in multiple directions or gets scattered away. This phenomena is called as scattering of light, और उसके लिए कोलॉइडल सॉल्यूशन या मीडियम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा लाइट जो स्कैटर होती है वो आपका वायलेट लाइट, और सबसे कम जो होती है वो रेड लाइट। ये भी अगेन वेवलेंथ डिपेंड करता है, जिसका सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है वो कम स्कैटर करती है, कम रिफ्रैक्ट करती है, जिसका सबसे कम वेवलेंथ होता है कम वो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्ट करती है और सबसे ज्यादा स्कैटर भी होती है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि भाई आपके स्कैटरिंग ऑफ लाइट को डिस्कवर करने वाले इंसान का नाम था जॉन टिंडल, इसलिए हम इसको टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं। अब इसी के साथ साथ द एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो इस बार अगेन सिलेबस में नहीं है, बट अगेन लेटिंग यू नो। सबसे पहला है कि भाई द सन ड्यूरिंग द नून टाइम अपीयर्स व्हाइट इन कलर। व्हाई इज दैट? क्योंकि भाई साहब सन जब नून के टाइम पे होता है तो मान लो ये अर्थ है, ठीक है, और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, क्योंकि अर्थ भी तो ए शेप का है ना, तो सन जब यहाँ पे होता है तो द डिस्टेंस द लाइट हैज टू ट्रैवल थ्रू द एटमॉस्फेयर इज वेरी लेस, बिकॉज ऑफ विच स्कैटरिंग इज वेरी लेस। सो सन्स लाइट इज व्हाइट कलर, आपको व्हाइट दिखता है। Like when the sun is during the morning time here and during the evening time here, यहाँ पे आप देखोगे the sunlight has to travel so much amount of distance to reach you, correct? Because of which all the shorter wavelengths of light like violet, indigo, blue, green ये सारे रिफ्रैक्ट होकर स्कैटर होकर डिस्पर्स हो जाते हैं, घुल जाते हैं आसमान में, लेकिन रेड कलर लाइट स्कैटर होना स्टार्ट होती है और स्कैटर होकर आपकी आंखों तक पड़ती है, इसलिए आपको मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में स्काई और सन थोड़ा रेडिश कलर दिखाई देता है, ठीक है। बट ड्यूरिंग दी नून टाइम, बट ड्यूरिंग दी मॉर्निंग टू नून टाइम एंड नून टू इवनिंग टाइम, ये जो टाइम है यहाँ पे आपको स्काई ब्लू दिखाई देता है, सूरज भी येलो दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि दिस इज द टाइम व्हेन द सनलाइट हैज टू ट्रैवल मीडियम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस, नॉट वेरी लॉन्ग, नॉट वेरी शॉर्ट। सो वो कौन सा कलर आ जाएगा बीच में? वायलेट, इंडिगो, ब्लू। ब्लू बीच में आता है ना, तो ब्लू इस वजह से ड्यूरिंग दी मॉर्निंग टाइम वी सी द कलर ऑफ द स्काई एज ब्लू, बिकॉज दैट इज द लाइट विच इज गेटिंग स्कैटर्ड द मोस्ट एंड इट्स फॉलिंग इन योर आईज, ठीक है। So these were the topic of scattering of light, people, or the red color of the signals, the stop signal all are made of red color because it scatters the least and can travel longer distances. ठीक है बेटा?
So these were the topics of the chapter Human Eye and the Colorful World. I hope all of you guys enjoyed it. जैसा मैंने कहा, मैंने सारे लिंक्स कार्ड्स में डाल देते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी हैं, तो मेक श्योर टू चेक आउट ऑल दीज वीडियोस. उम्मीद है कि आपका ये सिर्फ 15 मिनट में पूरा रिवीजन हो गया होगा मेरे साथ. अगर नहीं हुआ तो लेट मी नो, बट मुझे बताना कितना मजे में आया आपको इस सेशन, कितना मजा आया आपको इस सेशन में. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन. और अगर आप नए हो इस चैनल पे, सब्सक्राइब द चैनल ब्रो. व्हाई आर यू नॉट डन येट? द्रोणा के बारे में मत भूलना. तो सब सारी की सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में, स्पेंड 1 minute टाइम इन द डिस्क्रिप्शन एंड वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. अंटिल दिस, अभिषेक साइनिंग ऑफ. पीस पीपल.